चलिए वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है। आगे सीए फाइनल तक ये टॉपिक कंटिन्यू होने वाला है। इसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कंपनी के अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे। कंपनी में जो नॉर्मल बिजनेस होता है, जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो तो हम नॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स परचेज वगैरह। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी कुछ अलग एंट्रीज भी हमें पास करनी होती है, कुछ एडिशनल एंट्रीज हमें पास करनी होती है। ठीक है, ऐसा क्यों? जैसे कि हमने देखा था कि धंधा तो वही है। सोल प्रोप्राइटर के केस में एक सिंगल प्रोप्राइटर है, वो कैपिटल ला रहा है तो सिंगल कैपिटल अकाउंट बन रहा है। ठीक है, लेकिन हम जब सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप की तरफ डाइवर्ट हुए थे, जब सोल प्रोप्राइटर से हम पार्टनरशिप की तरफ गए थे, तो पार्टनरशिप में हमने क्या किया था, दो कैपिटल अकाउंट बनाए थे, या जितने पार्टनर्स थे उतने कैपिटल अकाउंट्स बनाए थे। मतलब कैपिटल अकाउंट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस था। ठीक है, जैसे ही लीगल एंटिटी का फॉर्म चेंज हुआ, फॉर्म चेंज होते बरोबर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। ठीक है, उसी तरह कंपनी अपने आप में एक अलग तरह की लीगल एंटिटी है, एक अपने आप में एक अलग तरीके की लीगल एंटिटी है। तो इसमें कुछ अलग एंट्रीज पास करनी होगी। कौन सी? नॉर्मल है वही, कैपिटल से रिलेटेड जो एंट्रीज है वो थोड़ी अलग होंगी। कैपिटल, क्योंकि कंपनी का ओनर कौन होता है? मेंबर्स। और मेंबर्स एक या दो होते क्या, नहीं, हजारों शेयर होल्डर्स है। हजारों लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हजार लोगों की क्या हजार कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्या हम? जैसे पार्टनरशिप में अगर तीन पार्टनर है तो हम क्या करते थे, तीन कैपिटल अकाउंट बना रहे थे। ठीक है, क्योंकि तीन पार्टनर्स ने कंपनी में पैसा ला, पार्टनरशिप फर्म में पैसा लाया था। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी का ओनर कौन है? मेंबर्स है। मेंबर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, तो क्या हजार अगर मेंबर्स है तो क्या हम हजार कैपिटल अकाउंट बनाएंगे? नो। इसलिए कंपनी अकाउंट्स हमें पढ़ना है आज। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये चक्रव्यूह। टाइप्स ऑफ कंपनीज, बहुत सारी टाइप्स की कंपनीज दे दी, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, बाद में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिस्टेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। ये अलग अलग कंपनीज है, इनके मीनिंग हम अभी आगे समझेंगे एक एक करके। ठीक है, अब हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 देता है हमें। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 129 हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बोलता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है? वही जो नॉर्मल होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, साथ में एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा कैश का फ्लो बताता है कि कितनी कैश गई, कितनी कैश आई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, फाइनेंशियल एक्टिविटी से और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कितनी कैश आई गई। ये इंटर में है आपको, एसएफएम में। ओके, और नोट्स टू अकाउंट्स हमने पढ़ा था ना, टॉपिक नंबर 1 और 2 जब हमने पढ़ा था, नोट्स टू अकाउंट्स भी कुछ होता है। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है कि हमने ये अकाउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप देख रहे हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम पे पॉलिसीज कौन सी यूज की है, कौन सी प्रिंसिपल्स यूज की है, इसको हम कहाँ लिखते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्राइब करते हैं इसको। ठीक है, अब देखेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी। चलो ठीक है, ये अकाउंट्स में तो आना नहीं है मीनिंग ऑफ कंपनी वगैरह। द वर्ड कंपनी, इन कंपनी मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा लोग, 4 5 10 20 25 50 लोग मिलके अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो कंपनी कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से कंपनी मतलब क्या है कि जहाँ दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, लीगल फॉर्म में कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, लीगली एक कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अगर एक कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं कोई बिजनेस चलाने के लिए, तो उसे बोलेंगे हम कंपनी। A corporation is an artificial being, invisible, intangible and existing only in the contemplation of law. कंपनी कैसी होती है? नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं, आर्टिफिशियल है। कंपनी दिखती है क्या? नहीं दिखती है। इनविजिबल है, इंटेंजिबल है। ठीक है, लेकिन सिर्फ लॉ के लिए वो जिंदा है, लॉ में जिंदा है वो। ठीक है, अब ये देख लेंगे सैलेंट फीचर्स। ये सब अकाउंट्स में नहीं आना है, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन,
कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ मैनी मेंबर्स है, एसोसिएशन ऑफ मैनी पीपल है, ठीक है। तो ये जो एसोसिएशन है ये कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ठीक है। जो कंपनी है वो आती कहाँ है, कैसे आती है, नेचुरल पर्सन है क्या, वो नहीं है, वो है ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से आती है, वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के वजह से एग्जिस्टेंस में आती है। वो कैसे आती है, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से आती है। इसका मतलब ही क्या, वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। एच इनकॉर्पोरेटेड है क्या, नहीं, वो तो बाय बर्थ ही हो जाता है ना। एच में कहीं जाके रजिस्टर कराना है क्या आपको, नहीं, जैसे ही बाय बर्थ बर्थ हुआ उसी तरह वो एच कंटिन्यू होते जाता है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये क्या बोलता है कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है। कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ओके। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स आएंगे जाएंगे, मैनेजर्स आएंगे जाएंगे, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी जिंदा रहेगी, कंपनी जिंदा रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। मेंबर्स आएंगे जाएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे जाएंगे, बट द कंपनी, द लीगल एंटिटी विल रिमेन फॉर एवर, ओके। कॉमन सील, common company is not a natural person, therefore it cannot sign the documents in the manner as a natural person would do. In order to enable the company to sign its document, it is provided with a legal tool called common seal, ठीक है। In case of natural person, he can authenticate any documents by his signature, ठीक है, अपना सिग्नेचर in case of natural person, human being can authenticate any document by attestation, by signing. But since the company is not a natural person, it's just a legal entity, वो कैसे साइन करेगा, वो कॉमन सील देगा। What do you mean by common seal? Common seal is nothing, एक स्टैम्प होता है, एम्बोज्ड होता है, ठीक है, कॉमन सील। आगे ये सब कंपनीज एक्ट 2013 आपके सिलेबस में ही है लॉ में। कंपनीज लॉ करके एक अलग सब्जेक्ट ही है आपको पूरा 60-70 मार्क्स का। लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर वी हैव सीन दैट द लाइबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड, liability of the proprietor is unlimited. And similarly in the case of partnership firm, the liability of partners is unlimited, whereas in case of limited liability partnership, the liability of the partners is limited as described in the deed, okay. What about the company? In the case of the company, the liability of the company is limited, liability of company is limited up to share value, अप टू शेयर वैल्यू, जितना कंपनी का शेयर कैपिटल है उतना उसका लाइबिलिटी है, ओके। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, द लाइबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ही हैज अग्रीड टू पे टू द कंपनी ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू हिम, ठीक है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनर्स, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, द मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओके। So what about the liability of the members? Is the liability of the members unlimited or is it restricted? Yes, my dear friend, the liability of members means the liability of the shareholders are restricted up to the value of share, up to the value of share, okay, and that too unpaid value of share. In case of liquidation or anything else, the shareholder has to bring the money up to the amount of share. If any amount is unpaid on his part, so he has to bring only that unpaid amount, okay. So the liability is limited. Distinction between the ownership and management, okay, this is one of the most salient feature of company form of entity, okay. Distinction of ownership and management, this is one of the most salient feature, okay. In case of a company, the management is different and the owners are different. Owners are different and managers are different. Who are the owners of the company? The shareholders. The shareholders are the owner of the company, whereas the
who runs the company? Management runs the company, board of directors run the company. Company is run by directors, board of directors, managers. Okay, ha, it might be the case that the directors are also the shareholders, but it's not necessary that all the shareholders are the managers or the directors. Okay, so that's why we say that the management and ownership, these are two different things in case of company. These are distinct. These are two different things, distinct. Whereas in any other form of entity, for say for example sole proprietorship, who is the owner of the business? That only Mr. Hasmukh Lal, that proprietor is the owner of the company, of his business. And who is managing the business? Hasmukh Lal himself is managing the business. Hasmukh Lal himself is managing the business. It means Hasmukh Lal is owner also and he is managing the business. And same remains in the case of partnership. Who are the owners of the partnership firm? A and B. Ramu and Samu are the partners of the business. It means Ramu and Samu are the owners of the business. Okay. And who are managing the business? Ramu and Samu. But obvious hai, Ramu and Samu, they themselves are managing the business. But in the case of company, my dear friends, it's not like that only. Who is the owner of Reliance company? Who is the owner of Reliance company? Mukesh Bhai Ambani? Yes, but I have a doubt. क्या मुकेश अंबानी के पास पूरा 100% स्टेक है? नहीं, मैं भी रिलायंस कंपनी का मालिक हूँ. आई ऑल्सो हैव सम शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री. जितना भी शेयर हो, 1%, 2%, 20%, अच्छा 30%, तो आई एम दी ओनर ऑफ 30%. ओके, तो 30% का स्टेक मेरा है. बट क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्री के डिसीजंस में पार्ट लेता हूँ, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट लेता हूँ? नो माय डियर फ्रेंड्स. इसका मतलब ये क्या हुआ? मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट, आर डिस्टिंक्ट इन केस ऑफ कंपनी. This is very salient feature of company form of entity, not a citizen. Company is not a citizen. A company is not a citizen in the same sense as a natural person is. Though it is created by the process of law, it has a legal existence but does not enjoy the citizenship rights and duties. Okay, company is not a citizen as it is not a natural person. Transferability of shares. What does it mean? I can transfer the shares from, means shares can be transferred from one person to another person. In the case of company, the ownership can be transferred very easily. Just by transferring the shares, you can become the owner. If I sell my shares to you, then you will become the owner of that company for that much amount of share. Okay, means transferability of shares is possible in the case of companies. Maintenance of books of accounts. It's but obvious, if you are doing business, you should maintain the books of accounts. Section number 128 of Companies Act 2013 prescribes the manner in which the books of accounts has to be maintained by the company. Periodic audit. Periodic audit. What do you mean by periodic audit? Audit means audit. Audit पता है? Audit. Audit एक subject ही है आपको इंटर में. Audit means checking the activities of the company. It might be the power audit, it might be the energy audit, it might be the fire audit, it might be the financial audit, it might be the statutory audit, it might be the company audit, tax audit. There are n number of audits. GST audit, yes my dear friend, GST audit. There are n number of audits. Okay, but the companies are required to get themselves periodically audited by chartered accountant. No, not you. You are students. By chartered accountants. Okay, by chartered accountants. Okay, right of access of information. ठीक है. In some cases, members have the right to call for the information. If members want some information from the company, they can apply for the same, and company has to provide that information to the members. And it's not necessary, my dear friends, कि company will always provide the information. There are some information which the company can't provide. Okay,
सो इट्स नॉट लाइक कि शेयर होल्डर कभी भी उठ के आएगा और कोई भी इंफॉर्मेशन मांग लेगा, ऐसा नहीं होता है. ओके, नाउ लेट्स चेक आउट द टाइप्स ऑफ कंपनी. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक गवर्नमेंट कंपनी. Government company, section 2 subsection 45 of the Companies Act 2013 prescribes the meaning of government company. It defines the government company. So basically government company कौन सी होती है? Government company is a company in which central government or state government or central and state government together holds more than 51% of shares. More than 51% of the shares are held by central government, state government, one or more state government together, central government plus state government together. Any company in which more than 50, not less than 51% of the paid up share capital is held either by central government, either by state government, or jointly by central and state government, or jointly by more than or jointly by the state governments of more than one state. Okay, such company is known as the government company. Next, foreign company. What do you mean by foreign company? Foreign company एक ऐसी company है which is incorporated outside India. Foreign company is a company which is incorporated out of India but has a place of business in India. क्या है? The crux is any company which is incorporated out of India but has a place of business in India, such kind of company is known as the foreign company. Okay, and it's not necessary that the place of business shall be in India. Second option is that conducts any business activity in India in any other manner. In any other manner. Like we can say ki company is incorporated in United States, they are handling the customers of USA, but they only have the call center at Hinjewadi, Pune. Company is incorporated in US, their business is totally of US only, but they have one call center at Hinjewadi, Pune. Such company would be known as foreign company as per Companies Act 2013. Okay. Now let's check out the private company. Section 2 subsection 68 defines the private company. Private company एक वो company होती है which restricts the right to transfer its shares. मतलब प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं they can't transfer their share easily without any permission. Okay, they require lot of permissions and they have to comply with lot of formalities before transferring their shares. Okay, exception in case of one person company limits the number of its members to 200. Okay, limits the number of its members to 200. First feature is that the transferability of shares is not possible easily. Second condition is that maximum number of members shall be 200. Maximum number of members shall be 200. One exception is there and that is one person company, because इसके तो नाम में ही है सर one person company. इसमें कितने members होंगे? One person company में सिर्फ एक ही member होगा. Okay. Now let's check out the public company. जो private company नहीं है वो public company है. Okay, जिसके share market में easily transferable हो सकता है. That company is known as public company. Now check out one person company. नाम में ही है. Company which has only one person as a member is a one person company. It's a new concept which is incorporated by the Companies Act 2013, my dear friend. Small company, इतू सी कंपनी, छोटू सी कंपनी या छोटी सी कंपनी है तो उसको बोलते हैं हम स्मॉल कंपनी. छोटी सी मतलब कैसे छोटी सी कंपनी? In terms of paid up share capital. In terms of paid up share capital. Small company मतलब जिसका paid up share capital does not exceed rupees 50 lakhs, does not exceed rupees 50 lakhs, or the turnover does not exceed, या जिसका turnover does not exceed 2 crore. Such kind of companies are known as the small companies. Okay.
Now let's check listed company. Listed company. The companies which are listed on any of the stock exchanges are known as the listed companies. So easy. Any company, जैसे कि आपको पता है रौनक लिमिटेड, रौनक लिमिटेड कहाँ लिस्टेड है? सेंसेक्स में भी है, निफ्टी में भी है, तो ये क्या है? लिस्टेड कंपनी है. ओके. अनलिस्टेड कंपनी, ओ माय गॉड, अनलिस्टेड कंपनी मतलब जो लिस्टेड नहीं है. नॉट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड कंपनी. Unlimited company is that company in which the liability of the members is unlimited. Is unlimited. In most of the cases, 99%, in 99% of the cases, you will find that the companies are limited. Check out any company, their name is suffixed by limited. Reliance Limited, Reliance Limited, Ronak India Private Limited. This limited word describes that the company is limited. The liability of the members in the companies is limited. But in case of unlimited, the liability is not restricted, the liability is not limited. Such companies are known as unlimited company. Okay, company limited by shares. So easy, the company which in which the liability is limited up to the value of shares. जिस कंपनी में शेयर्स है उसको क्या बोलते, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. एक दूसरा भी होता है क्या सर कुछ? हाँ, दूसरा भी होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसा भी कंसेप्ट है. इन सच ए केस द मेंबर्स ऑफ द कंपनी गिव देयर पर्सनल गारंटी ऑफ सम स्पेसिफिक अमाउंट. if the members of the company are giving the guarantee of some specific amount, such companies are known as the companies limited by guarantee. Holding company and subsidiary company, it's a very interesting concept. होल्डिंग कंपनी क्या होता है? होल्डिंग कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो किसी दूसरे कंपनी में कुछ 50 से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करता है. या एक होल्डिंग कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो किसी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, आया क्या समझ में? आया तो ठीक, ना तो ये आगे भविष्य में मतलब इंटर विंटर में आने ही वाला है. ये अभी फाउंडेशन के हिसाब से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. होल्डिंग कंपनी एक होता है होल्डिंग कंपनी और एक होता है सब्सिडरी कंपनी. तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी मतलब होता क्या है? होल्डिंग कंपनी के बाद सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होते हैं कितने? 51% से ज़्यादा. या उसके मैनेजमेंट के डिसीजंस होल्डिंग कंपनी ले सकता है. मैनेजमेंट के डिसीजन होल्डिंग कंपनी ले सकता है. इट मीन्स दैट द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी. ओके, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यस माय डियर फ्रेंड, सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2018, section 128 of companies act 2013 prescribes that the company should keep the books of accounts at the registered office, at the registered office. ठीक है, and it's not necessary that the books of accounts shall be maintained at the registered office only. Company, by taking the prior approval of central government and ROC, can maintain the books of accounts at some other locations also. Okay, now next, preparation of financial statements. That's what we are studying for. Preparation of financial statement कौन बोलता है? Section 129 of Companies Act 2013 prescribes that the financial statements of the company shall give the true and fair view of the states of affairs of the company. And what's the manner of preparing the financial statement? It shall be in accordance with the accounting standard which are prescribed under section 133 of the Companies Act. Okay, and what are included in financial statement? As we have seen earlier also, financial statement includes balance sheet, profit and loss, notes to accounts and cash flow. Okay, okay, is it okay? Is it fine? So far so good, digestible? Am I going fast? Am I going slow? Yes sir, you are going great. Carry on. Now let's check out something. Section 129 of the Companies Act 2013 prescribes the manner of maintaining the financial statements, and Schedule 3. As per Companies Act, we have to prepare our books of accounts and maintain the financial statements in form of Schedule 3.
शेड्यूल 3 दिखता कैसा है? शेड्यूल 3 इज समथिंग लाइक दिस. Normally up till now you might have drawn the balance sheet in T format only, like this. Like this. Liability or assets, something like this you might have been drawing since ages. But now in case of the company, we have to follow schedule number 3. Schedule 3, and schedule 3 prescribes the format of balance sheet, and this is the format of balance sheet. First of all, we have to write the name of the company, Ronak Infra Limited. Okay, balance sheet as on 31st March 2020. Okay, basically liabilities are written first and then assets are written. Okay, so liabilities are given the name of equities and liabilities, because we know liabilities, assets, and we have capital also. Okay, and capital means equity. So liability, first of all we have to give the main heading equity and liabilities. Then shareholders fund. Shareholders fund includes share capital, reserves and surplus, money received against share warrants. Okay, and share capital A means there must be some note. Okay, A, share capital. In balance sheet, the final amount of the share capital will be written. For example, 50 crores. Okay, 50 crores. And how the figure of 50 crores has arrived, we have to refer the note number. Note number 1. Reserves and surplus, note number 2. Okay. Second is reserves and surplus, general reserve, revaluation reserves and all that. Okay. After that, share application money, pending allotment. Non-current liability means long-term liabilities, long-term borrowings, deferred tax liability, AS 22, other long-term liabilities, long-term provisions, and current liability, trade payables and all that. After that comes our assets. We have seen that there are two types of assets, non-current assets and current assets. And in current asset, property, plant and equipment as per AS 10, tangible and intangible, work in progress and all that. In case of current asset, we have seen inventories, cash, trade receivables. Okay, and here two columns are mentioned because we have to give the comparative figures, figures of current year and the figures of previous year. We have to give the comparison. Okay. What do you mean by share capital? Share capital, for each class of share capital, following points is to be kept in mind: the number and amount of share authorized, number of shares which are issued, subscribed and paid up, par value. This we will see in the numericals also. Reserves and surplus में क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, अदर लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या होते हैं? हम जो प्रोविजंस बनाते हैं. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में होता है लोन रिपेबल विद इन 3 months 6 months, ये सब होता है. टेंजिबल असेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं. इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, माइनिंग राइट्स, पब्लिशिंग राइट, रिसीट्स, मॉडल्स. ओके. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंसेस, म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, ये सब इजी है. हाँ, ये सब एक रीड कर लेना है आपको, बस एक रीड करके चलना है इसको. आफ्टर दैट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, बाद में एक अदर इनकम आता है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा इतना हुआ. रेवेन्यू के बाद में क्या होता है? खर्चा कितना है, तो एक्सपेंसेस, मटेरियल का कितना है, एम्प्लॉयज़ का कितना, फाइनेंस चार्ज, डिप्रिसिएशन, ये सारा. फिर बाद में आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. उसके बाद में एक्सेप्शनल आइटम होते हैं, जैसे कि फायर हो गया, कुछ हो गया. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कुछ पहली पहली बार हुआ है वो सब. बाद में टैक्स का एडजस्टमेंट होता है, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स. ठीक है, इन सब के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस आता है. ठीक है, एकदम नेट प्रॉफिट बच जाता है सब कुछ करने के बाद में. उसके बाद में हम ईपीएस निकालते हैं. ईपीएस क्या है? AS 20. हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं कि टोटल अर्निंग कितना हुआ और हमारे शेयर होल्डर्स कितने. नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, तो हमको एक शेयर ने कितना पैसा कमाया ये पता चलता है. ओके ओके, दैट्स इट. सिंपल टॉपिक था, बेसिक्स था, सिर्फ एक ओवरव्यू था. पढ़ लेना है आपको, इसको एक बार रीड करके निकालना है. ओके, नेक्स्ट.